कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपेसिटर को करने से पहले हम यहाँ पे देख लें इंडक्शन। इस इंडक्शन के बाद हम कैपेसिटर लेने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा कैपेसिटर बच रहा है। ठीक है, ओनली इंडक्शन में मान लो सपोज ये कोई ABCD ABCD is a body is placed in an external field। इसको हमने दो चार्ज मेटालिक प्लेट्स के बीच में या किसी एक्सटर्नल फील्ड में, ये एक्सटर्नल फील्ड मैंने दिखा दी यहाँ। इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने E0 इज द एक्सटर्नल फील्ड। इस एक्सटर्नल फील्ड में बच्चों इस बॉडी को मर्ज किया हुआ है। बॉडी ABCD इज इमर्ज्ड इन दिस एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जब भी कोई भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। कहाँ लगता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो कहाँ एक्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है वो कहाँ एक्ट करता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा, अपनी ही दिशा में। ठीक है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा इस एंड की तरफ को, लेफ्ट एंड की तरफ को, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होगा राइट एंड की तरफ को। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये वाला एंड जो है, ये एंड जो है क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा बिटवीन एंड्स ऑफ द बॉडी। तो ये एंड्स पे चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी इनसाइड द बॉडी, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ को होगी बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। अगर मैं ये एक्सटर्नल फील्ड दिखाऊं, ये तो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है इनसाइड द बॉडी। ये तो एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लगाया, और ये चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से किसने इंड्यूस किया, इस फील्ड ने इंड्यूस किया। इसके नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपने अपोजिट दिशा में फोर्स लगा के, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपनी ही दिशा में फोर्स लगा के। ठीक है, इस चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से एक फील्ड सेट हो जाएगी इनसाइड द बॉडी, जिसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ को होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस फील्ड। बॉडी के अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी EI। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है इनसाइड द बॉडी, और ये क्या है, इंड्यूस फील्ड। तो E0 जो है, E0 क्या लिया है मैंने, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू बॉडी ABCD। ठीक है, और EI क्या है, EI जो है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बॉडी। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बचेगा जरा देखें। सो रिजल्टेंट फील्ड, बॉडी के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड बचेगी वो क्या बचेगी बच्चों, जो इंड्यूस फील्ड है वो कहाँ डेवलप हुई, अपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है इसके अपोजिट डेवलप हुई।
तो जो रिजल्टिंग फील्ड होगी, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो ये दोनों वेक्टर्स जो है 180 डिग्री के एंगल पे हैं। जब 180 डिग्री के एंगल पे वेक्टर्स होंगे तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी इनसाइड द बॉडी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड माइनस ऑफ ई आई। अगर 180 डिग्री पे वेक्टर्स होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ए और बी दो वेक्टर अगर 180 डिग्री के एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी। तो जो रिजल्टिंग फील्ड होगी इनसाइड द बॉडी वो कितनी बचेगी, ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, ई नॉट एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है और ई आई जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द बॉडी। क्लियर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द बॉडी। अब ये रिजल्टेंट फील्ड किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कितना होगा, ये डिपेंड करेगा बॉडी के नेचर, ए बी सी डी जो बॉडी आपने इमर्ज की है इसके नेचर के ऊपर। कैसे नेचर के ऊपर, नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, अगर मैं कैटेगराइज करूँ, मैं 4 कैटेगरी ले रहा हूँ। इन केस ऑफ मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ वर्स्ट कंडक्टर। अगर वर्स्ट कंडक्टर है, वर्स्ट कंडक्टर का मतलब परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, वर्स्ट कंडक्टर मीन्स परफेक्ट इंसुलेटर। तो नो फ्री चार्ज इज देयर, कोई फ्री चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जब कोई फ्री चार्ज नहीं होगा तो वर्स्ट कंडक्टर के केस में इंडक्शन इज जीरो। अगर कोई वर्स्ट कंडक्टर है तो इंडक्शन क्या होगा, जीरो होगा। सो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी यानी ई आई जीरो होगा। जब इंडक्शन जीरो तो ई आई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इंड्यूस फील्ड इनसाइड द बॉडी जीरो होगी क्योंकि चार्ज अवेलेबल ही नहीं होगा, फ्री चार्ज अवेलेबल ही नहीं होगा कि इंडक्शन यहाँ पर हो सके, अंदर फील्ड इंड्यूस हो सके। तो वर्स्ट कंडक्टर के केस में कोई फील्ड इंड्यूस नहीं होगी और जब फील्ड इंड्यूस नहीं होगी तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी इनसाइड द बॉडी, जो रिजल्टेंट फील्ड होगी इनसाइड बॉडी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के बराबर होगी। बॉडी के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के बराबर होगी। इन केस ऑफ बैड कंडक्टर, इन केस ऑफ बैड कंडक्टर, बैड का मतलब वर्स्ट बैड, बैड मीन्स फ्यू चार्ज, कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, बैड कंडक्टर के केस में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्शन इज पॉसिबल। इन केस ऑफ बैड कंडक्टर, तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्शन होगा तो इंडक्शन क्या होगा, इंडक्शन इज वीकर। इंडक्शन जो होगा वो क्या होगा, वीकर होगा, वीक इंडक्शन होगा। बैड कंडक्टर के केस में वीक इंडक्शन होगा। तो वीक इंडक्शन होने का मतलब ये हुआ, सो ई आई जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है विल बी वीकर, ई आई विल बी वीक। ठीक है, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द बॉडी वो क्या होगी, वीक होगी। और जब ये वीक होगी तो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, बिकॉज ये माइनस हो रही है। ठीक है, कम वैल्यू माइनस होगी, सो रिजल्टेंट फील्ड ई इज स्ट्रॉन्गर। सो रिजल्टेंट फील्ड ई विल बी स्ट्रॉन्गर। अगेन रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगेन इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, मैं 4 कैटेगरी ले रहा हूँ, अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा हूँ। अब आप इस 4 कैटेगरी में मटेरियल्स को डाल सकते हैं किसी भी, ठीक है, जो आपके पास हैं। इन केस ऑफ गुड कंडक्टर मैं ले रहा हूँ वर्स्ट, बैड, गुड, बेस्ट। बेस्ट कंडक्टर की कैटेगरी में मैं ले रहा हूँ मेटल्स को। ठीक है, मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर के केस में इंडक्शन इज स्ट्रॉन्गर। इंडक्शन जो होगा स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ई आई स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, सो ई आई विल बी स्ट्रॉन्गर, सो ई आई विल बी स्ट्रॉन्गर। जब ई आई स्ट्रांग होगा
ई आई स्ट्रांग होगा तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वीकर होगी, ठीक है। सो द रिजल्टेंट फील्ड विल बी वीकर इनसाइड द बॉडी, जो रिजल्टेंट फील्ड होगी विल बी वीकर, ठीक है। इनसाइड रिजल्टेंट फील्ड वीकर होगी। इन केस ऑफ बेस्ट कंडक्टर, in case of best conductor means metal, in case of best conductor means metal, EI is equal to E naught। मेटल में लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बच्चों। तो जब लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन्स तब तक इकट्ठा होते रहेंगे, तब तक इकट्ठा होते रहेंगे जब तक कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ना हो जाए। जैसे ही ये इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगा तो ये दोनों फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट दिशा में फोर्स लगाएंगे। ये वाला फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इस एंड पे इकट्ठा होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब ई आई इज इक्वल टू ई नॉट होगा तब तक इंडक्शन होता रहेगा। इंडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होगा और ये तब तक इंडक्शन होगा जब तक कि इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ना हो जाए। जैसी इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगी सो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द मेटल, सो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो क्या होगी, जीरो। ऑब्वियसली हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। किसी भी मेटल के अंदर मेटालिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। उसका रीज़न ये है, ठीक है। तब तक इंडक्शन होता रहता है, तब तक चार्ज इंड्यूस होते रहते हैं जब तक कि इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को नलीफाई ना कर दे, ठीक है, कैंसिल आउट ना कर दे। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने 4 कैटेगरी ली हैं इंडक्शन के लिए। अगर हमारे पास, देख लें एक बार, इसको नोट कर लें सब लोग, मैं मिटा रहा हूँ इधर वाला पोर्शन, ठीक है। क्या है, अगर हमारे पास, इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करें हम, अगर हमारे पास K जो है, इफ K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बॉडी, अगर हमें इंड्यूस फील्ड गिवन नहीं है, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, सपोज इस बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन हो और एक्सटर्नल फील्ड गिवन हो, ई नॉट गिवन हो, और कह दे कि जो बॉडी ABCD है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में, सो रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड बॉडी क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के टाइम्स फील्ड रिड्यूस हो जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कहीं पे कोई किसी रीजन में फील्ड है, वहाँ पे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए तो क्या होगा, फील्ड जो है के टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में रिजल्टेंट फील्ड ही आएगी निकल के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 1 में यहाँ से ई नॉट उठा के रख दो, यहाँ पे ई नॉट अपॉन के, जब ई नॉट अपॉन के रखोगे, ई नॉट अपॉन के डाल दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई, तो यहाँ से ई आई कितना आ गया जरा देखे तो, ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के, तो ई आई कितना आ गया, ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस फील्ड भी निकाल सकते हैं और एक्सटर्नल फील्ड, इंड्यूस फील्ड निकाल सकते हैं आसानी से इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी होगी, ई नॉट अपॉन के, और इंड्यूस फील्ड कितनी होगी, ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। बस एक बात का ध्यान रखना है, ई आई एंड ई नॉट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो अगर वेक्टर की फॉर्म में दिखाओगे तो माइनस साइन आएगा इस पर, ई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट, यानी ई आई जो है ई नॉट के अपोजिट है।
EI and E0 are oppositely directed. ठीक है, EI and E0 are oppositely directed. तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मान लो, अगर सपोज बच्चों अगर हमारे पास मान लो ये कोई चार्ज सरफेस है, इस पे चार्ज डेंसिटी दी हुई आपको प्लस सिग्मा, ठीक है। इसके सामने अगर मैं कोई दूसरी सरफेस लेके आ गया, एक ऐसी सरफेस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो सामने यहाँ क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के सामने वाली सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अगर यहाँ इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा आई, तो इसमें जो इंड्यूस चार्ज आएगा इसके सामने वाली बॉडी पे वो कितना होगा, अपोजिट मीन्स माइनस ऑफ सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आएगा इंड्यूस चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के टर्म में। अगर हमें ये दिया हुआ, मान लो अगर हमें चार्ज दिया हुआ, कोई चार्ज बॉडी दी हुई है, इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस q और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है माइनस q, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा क्या, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा सामने वाली सरफेस पे। तो मैंने ये इंड्यूस चार्ज निकालना है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k, इस पे चार्ज है प्लस q, इसके सामने मैं दूसरी सरफेस लेके आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो ये जो इंड्यूस चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज qi, ये कितना होगा, qi इज इक्वल टू अपोजिट चार्ज मीन्स माइनस ऑफ q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज सरफेस के सामने कोई दूसरी सरफेस लाओगे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और नेगेटिव चार्ज सरफेस के सामने लाओगे कोई दूसरी सरफेस तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इन केस ऑफ मेटल अगर ये मेटालिक सरफेस है, ये मेटालिक सरफेस है, तो k कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का, इन्फिनिटी। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अगर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो कितना आएगा इंड्यूस फील्ड, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो इंड्यूस फील्ड किसके बराबर आएगा, E0 के, एक्सटर्नल फील्ड के बराबर आ जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो एक्सटर्नल फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, तो इंड्यूस फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा, ठीक है, ये आएगी। और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज k इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो क्यू आई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ q। और अभी हम पिछली क्लासेस से देख ना रहे थे, क्या देख रहे थे कि इन केस ऑफ मेटल के केस में आमने सामने की सरफेस पे जो चार्ज अपीयर होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। आगे देखें बच्चों, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। किसी भी चार्ज कंडक्टर के एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, किसी भी कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको अगर मैं चार्ज करूँ, ये मैंने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। V क्या है, पोटेंशियल ऑन इट। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन इट, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लेकर आते हैं, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे वो होता है C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इसको कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। किस बात के ऊपर डिपेंड करता है ये,
ये डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप के ऊपर, कंडक्टर के साइज के ऊपर। शेप मीन्स कि मेटालिक प्लेट है या मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टर है या मेटालिक सिलेंडर है, ठीक है। और फिर साइज़ पे डिपेंड करता है, छोटा रेडियस है स्फेयर का या बड़ा रेडियस है, छोटा स्फेयर है या बड़ा स्फेयर है, ठीक है। शेप के ऊपर और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टर का कैपेसिटेंस, और डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम के ऊपर, ठीक है। जिस मीडियम में ये कंडक्टर रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है? इसकी जो यूनिट है SI यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटेंस इज, वो होती है फैराड। फैराडे नहीं, याद रखना क्या होती है, फैराड इज़ द यूनिट। F से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। चूँकि फैराड जो है बिगर यूनिट है, फैराड इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसलिए जनरली आपको कैपेसिटेंस जो मिलेगा कंडक्टर का, वो मिलेगा या तो माइक्रोफैरड में। माइक्रोफैरड को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ फैरड, और या फिर मिलेगा आपको पीकोफैरड में, 1 पीकोफैरड इज इक्वल टू जो है वो कितना होता है 10⁻⁻12 फैरड, ठीक है। अब अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो कैपेसिटेंस क्या आया, C इज इक्वल टू Q/V। क्या आया यहाँ से, C इज इक्वल टू Q/V, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। अगर हम निकालें कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड से क्या मतलब है मेरे बच्चों, ऐसा कंडक्टर जो किसी दूसरे कंडक्टर के से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कंडक्टर जिसके सराउंडिंग में दूर दूर तक कोई दूसरा कंडक्टर नहीं प्लेस्ड है, नहीं रखा हुआ है, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये कंडक्टर है हमारा, R रेडियस का स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर है R रेडियस का। इसको अगर मैं चार्ज करूँगा तो चार्ज जो है वो कहाँ जाता है, ओनली ऑन आउटर सरफेस। सिर्फ इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज डिसाइड करता है, एक्सेस चार्ज। तो पोटेंशियल ऑन सरफेस कितना होगा, अगर हम पोटेंशियल देखें ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा या नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो कितना होगा 1/4πε0 Q/R, ठीक है। ये कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल है। सो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना है, सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। इस V को उठा के अगर मैं यहाँ डालूँगा तो कैपेसिटेंस कितना आएगा बच्चों, ये कितना है, Q/4πε0R है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया Q/4πε0R, तो ये कितना हो गया, C इज इक्वल टू Q इंटू 4πε0R/Q। Q से Q कैंसिल हो गया, तो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C इज इक्वल टू ε0R है, ठीक है। यानी C जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के है। तो चार्ज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंडक्टर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस, ठीक है। सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने देखा है। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर किसे कहते हैं, कैपेसिटर जो है अरेंजमेंट ऑफ कम से कम 2 कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर का अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर कंडक्टर्स इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर हम बनाते क्यों हैं, एक सवाल ये है कि कैपेसिटर हम क्यों बनाते हैं।
कि अगर हम यहाँ पर देखें कैपेसिटर के अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो कैपेसिटर में अभी हमने कैपेसिटेंस देखा है, ठीक है, कंडक्टर का, आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखा है। कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर कैपेसिटर नहीं होता है। कैपेसिटर क्या होता है, कम से कम कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होंगे या 2 से ज़्यादा कंडक्टर होंगे। क्यों ज़रूरत है हमें कैपेसिटर बनाने की? हमें कैपेसिटर बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि ये जो कंडक्टर है हमारे पास, ये जो पहला फिगर था अभी, हम जो कंडक्टर को मैंने चार्ज किया था, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को पोटेंशियल की एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। पोटेंशियल की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है। आप याद करें, सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया था या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? कि जिसमें जहाँ मैंने आपको कोरोना डिस्चार्ज समझाया था कि जहाँ शार्प एजेस हैं कंडक्टर की, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और यह हाई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सराउंडिंग मीडियम को आयनाइज कर देता है, ठीक है। तो सराउंडिंग मीडियम के आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन की वजह से ये होगा कि जब सराउंडिंग आयनाइज हो गया तो जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज है वो चार्ज सराउंडिंग को लीक कर जाता है, ठीक है। ये घटना कंडक्टर के लिए ब्रेकडाउन कहलाती है। क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है किसी भी मीडियम के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे पहुंचकर वो मीडियम आयोनाइज हो रहा होता है। और जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो क्या कहलाता है, जिस पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे कोई भी मीडियम आयोनाइज हो जाएगा, पोटेंशियल की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुन लें, पोटेंशियल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस वैल्यू पे पहुंच के कोई भी मीडियम आयनाइज होगा, उस वैल्यू को उस मीडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर को पोटेंशियल की एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही चार्ज किया जा सकता है। पोटेंशियल की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये कंडक्टर जिस मीडियम में रखा हुआ है, मीडियम में होगा ना डेफिनेटली, एयर तो सब जगह है। मान लो एयर में अगर रखा हुआ है तो एयर इज़ अ मीडियम, तो एयर के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, इस कंडक्टर को एट मोस्ट उस वैल्यू तक चार्ज किया जा सकता है। बस जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज बढ़ाता चला जाऊंगा, जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज करोगे इस कंडक्टर पे, इसका पोटेंशियल भी साथ साथ इंक्रीज करेगा। याद रखें, चार्ज ऑन द कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते चले जाएंगे कंडक्टर पे, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस कंडक्टर को पोटेंशियल की एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही चार्ज किया जा सकता है। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इस कंडक्टर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहलाती है। ब्रेकडाउन पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे पहुंच के ये कंडक्टर अपने इस चार्ज को सराउंडिंग को लीक कर देगा, ठीक है, उसको ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं। वो ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितना होता है, जितना इसके सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वही इस कंडक्टर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ठीक है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ये बार बार यूज होगा यहाँ वर्ड, या आयनाइजेशन पोटेंशियल। सराउंडिंग मीडियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वही इस कंडक्टर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस कंडक्टर को, तो C जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, Q/V है। इस कंडक्टर को पोटेंशियल की एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही चार्ज किया जा सकता है। इससे आगे अगर मैंने चार्ज दिया, इस पोटेंशियल से अगर ज़्यादा अगर मैंने चार्ज कर दिया तो कंडक्टर जो है का चार्ज सराउंडिंग को लीक कर जाएगा। इसलिए इस कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इस ब्रेकडाउन पोटेंशियल की वजह से इस कंडक्टर के चार्ज को होल्ड करने की या स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो हम इसको जब कम होती है तो हम क्या चाहते हैं, ये जो कंडक्टर है मेरा,
इस कंडक्टर पे चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस कंडक्टर की जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा दूँ। तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊं। मान लो सपोज अपनी तरफ से मैं डेटा ले लेता हूं, कोई भी डेटा ले लेता हूं कि मान लो ये कंडक्टर ऐसे मीडियम में रखा हुआ है, मान लो ये कंडक्टर ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है। मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने, मैं बहुत हौले हौले आराम आराम से बोल बोल के समझाता हूँ। अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो अपना ठीक है हल्के कर देता हूँ, ठीक है, बोलने की रफ्तार को। मान लो ये कंडक्टर ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिस मीडियम का ब्रेकडाउन पोटेंशियल या आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट मीडियम मान लो 500 वोल्ट है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को हम एट मोस्ट कहाँ तक चार्ज कर सकते हैं, 500 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं। अगर मैंने 500 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज दे दिया, 500 वोल्ट्स के ऊपर अगर इसको चार्ज कर दिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा इस कंडक्टर में। ये कंडक्टर सराउंडिंग को अपने चार्ज को लीक कर देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस कंडक्टर को और ज़्यादा चार्ज दूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए। तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इस कंडक्टर को क्यों चार्ज नहीं कर पा रहे हैं आगे, हम इसलिए चार्ज नहीं कर पा रहे हैं बच्चों क्योंकि इस कंडक्टर का पोटेंशियल, ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो कि मैंने 500 वोल्ट अज्यूम किया है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर रीच कर गया है। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊं, कुछ ऐसा तरीका अख्तियार करूं कि मैं इसके ये जो पोटेंशियल है, ये जो कंडक्टर था मेरा जिसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर रीच कर गया है, मैं कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊं कि मैं इस कंडक्टर के पोटेंशियल को, मैं इस कंडक्टर के पोटेंशियल को डाउन कर दूं, नीचे कर दूं, 500 वोल्ट से नीचे कर दूं, चार्ज उतना ही रहते हुए किसी तरीके से मैं इस कंडक्टर के पोटेंशियल को घटा दूं। मैं कंडक्टर को क्यों नहीं चार्ज कर पा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकडाउन पोटेंशियल आ गया है। अगर जब तक ब्रेकडाउन पोटेंशियल ना आए कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। मैं कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करूँ कि मैं इस कंडक्टर के ब्रेकडाउन पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूँ। ठीक है, डिक्रीज करने का तरीका क्या है, डिक्रीज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि मैं इस कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर एक और कंडक्टर लेके आ जाऊं, इसके समीप, इसके नियर अगर मैं एक और कंडक्टर लेके आ जाऊं ए भी, तो क्या होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है कंडक्टर पे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इसकी सरफेस के नियर, इसकी जो नियर सरफेस है इसके, वहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और फार सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, पहले पोटेंशियल कितना था, V था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, पहले पोटेंशियल V था, अब ये नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये वाला बी एंड वाला पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो ए एंड वाले चार्ज जो है कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, -VA, और बी एंड वाला कितना प्रोड्यूस करेगा, +VB। ठीक है, पहले पोटेंशियल V था तो ये नेगेटिव एंड पोटेंशियल को, इसके पोटेंशियल को घटाएगा और पॉजिटिव एंड बढ़ाएगा। चूंकि ए एंड करीब है, ये वाला एंड करीब है, तो इसकी वजह से इस पे मोर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा कंपेयर टू दिस। इसका मतलब VA बड़ा होगा VB से, क्योंकि ए एंड करीब है। जब VA बड़ा होगा VB से तो ज़्यादा माइनस होगी वैल्यू पोटेंशियल की और कम प्लस होगी। ज़्यादा माइनस होगा, कम प्लस होगा। 10 माइनस हो गया और 2 जुड़ गया, 10 माइनस हो गया V में से और 2 प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली V डैश जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन V। V डैश जो है क्या हो जाएगा, लेस देन V। समझ रहे बात को। ठीक है, तो पोटेंशियल डाउन हो गया। जब हम इस एक दूसरे कंडक्टर को इसके करीब लेके आए तो इस कंडक्टर ने क्या किया, इसके पोटेंशियल को डाउन कर दिया। सेम चार्ज पे डाउन हो गया पोटेंशियल, डाउन हो गया, 500 वोल्ट से घट के 300 वोल्ट रह गया पोटेंशियल। जब 300 वोल्ट रह गया पोटेंशियल तो वापस
500 वोल्ट तक लाने के लिए और ज़्यादा चार्ज इसको किया जा सकता है। तो इस कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, चार्ज एक ही कंडक्टर को दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है, इसी को दे रहा है खाली। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इसके मुकाबले में यहाँ पे जो कैपेसिटेंस, यहाँ पे अगर C है और यहाँ पे C डैश है, तो यहाँ पे जो C डैश है वो क्या हो गया, यहाँ पे C डैश जो है ग्रेटर देन C हो गया। अब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इसको करीब लाने की वजह से इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब हम इसको और ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये मेरा कैपेसिटर है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, जिसमें हम एक कंडक्टर को चार्ज कर रहे होते हैं और नियर बाई कंडक्टर उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो हुआ क्या इस सारे प्रोसेस में, हमारा मकसद है क्या, हमारा मकसद ये है कि ये जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल डाउन हो जाए। तो ये वाला जो एंड है ए, ये तो मेरा मकसद पूरा कर रहा है, ये वाला एंड इसके पोटेंशियल को डाउन कर रहा है, बट ये अनडिजायर्ड काम कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है पोटेंशियल को। तो मैं चाहता हूं कि इस एंड का इस कंडक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो इस एंड का इस कंडक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट कब नहीं आएगा, जब मैं इस बी एंड को बहुत दूर ले जाऊं। ये जो मेरे पास था कंडक्टर, इस बी एंड को मैं क्या करूं, ये बी एंड मेरा वेरी फार एंड हो, ऐसे फार एंड ले जाऊं, फार मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए। ये बी एंड जो है कहां चला जाए, इन्फिनिटी पे, फार चला जाए बी एंड, इतना दूर चला जाए माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, कि इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई पोटेंशियल जनरेट ही ना हो, इनफाइनाइट एंड हो जाए। अगर इस एंड को मैं इनफाइनाइट एंड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे V डबल डैश, अभी पोटेंशियल V था ना, तो खाली V माइनस V है, इस एंड की वजह से यहाँ पे जीरो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो। ठीक है, जब जीरो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली इसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो अगर अब इस एंड ने यहाँ पे पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, अल्टीमेटली पोटेंशियल रिड्यूस किया, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ से और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ से और ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब फार एंड करना तो फिजिबल है नहीं कि हम इनफाइनाइट एंड पे ले जाएं, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ले लें। तो इस फार एंड को कैसे अचीव किया जाता है, इसको अचीव करने का तरीका ये है कि ये जो कंडक्टर था मेरा, अभी ये जो मैंने कंडक्टर लिया था, इसको अचीव करने का तरीका ये है कि जो दूसरा वाला एंड है इसको हम अर्थिट कर दें। फार एंड का मतलब ये है, जब हम इसको अर्थिट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडेड हो जाएगा और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा रह जाएगा इस कंडक्टर ए पे। ठीक है, वो चार्ज ग्राउंडेड हो जाएगा, उस एंड का इस कंडक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब जो कैपेसिटेंस है वही यहाँ पर V डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस VA। ठीक है, और C डबल डैश इज ग्रेटर देन जो है वो क्या हो जाएगा, C डैश, पोटेंशियल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये मेरा कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में क्या फर्क है, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस कम है, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अर्थिट इसके इस एंड को अर्थिट करने से यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कैपेसिटेंस में, कम से कम 2 मेटालिक प्लेट्स होंगी हमारी, उन मेटालिक प्लेट्स में हम किसी एक प्लेट को चार्ज दे रहे होंगे और दूसरी प्लेट जो होगी वो क्या होगी, ग्राउंडेड होगी, अर्थिड होगी। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो क्या है, हमारा कैपेसिटर है। क्लियर है बच्चों। अब मैं चाहता हूं और कैपेसिटेंस, मैं चाहूंगी और चार्ज ले ले। तो और चार्ज लेने का क्या तरीका है कि इसके सराउंडिंग में मैं और कंडक्टर्स लेके आ जाऊं। मैं क्या करूं, ये जो कंडक्टर है जिसको मैं चार्ज कर रहा हूं, मैंने यहां जो कंडक्टर लेके आया था इसको मैंने अर्थिट किया, तो इसके सराउंडिंग में ये A1 में एक और कंडक्टर लेके आ जाऊं, ये भी कैपेसिटेंस है, यहाँ कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, इसको अर्थिट कर दूं, एक और लेके आ जाऊं, कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। तो अब इसका पोटेंशियल कितना बचेगा, V ट्रिपल डैश कितना बचेगा, V ट्रिपल डैश इज इक्वल टू V माइनस VA1, ये भी घटाएगा और ये भी घटाएगा, माइनस VA2। तो यहाँ पे कैपेसिटी और बढ़ जाएगी।
तो सी ट्रिपल डैश जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, सी डबल डैश के। ठीक है, तो ऐसे हम कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटेंस मैंने आपको समझाया, कैपेसिटर जो आपको समझाया है, ये तो ऐसे आर्बिट्ररी शेप्ड लेकर पढ़ाया है, समझाया है मैंने आपको। ठीक है, अब हमने कैसे कैपेसिटेंस को पढ़ना है, हमने पढ़ना है सिमेट्रिकल प्लेट्स कैपेसिटर। सिमेट्रिकल प्लेट मतलब हमने दो मेटालिक पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस देखना है, स्फेरिकल कैपेसिटर देखना है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखना है। एक एक करके हम इसको देखना शुरू करते हैं, देखते हैं कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें हम स्टेप्स फॉर फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपके 11th क्लास का 12th क्लास का डेरिवेशन हो या कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो, उसके करने के लिए स्टेप्स जो है ये इतने 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बिटवीन प्लेट्स। ये इस फील्ड को हम कहते हैं से ई। ये हम आपने फील्ड फाइंड कर ली। अब ये फील्ड जो होगी हमारी 2 प्रकार की होगी, या तो होगी यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट फील्ड या होगी नॉन यूनिफॉर्म। प्लेट के बीच में जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो या तो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होगा या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब आपको इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले किसी डेरिवेशन में ये फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और आपको उस फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से पता है तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं यूज़ किया हुआ, तब आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, जनरली पता ही रहते हैं हमें फॉर्मूले। अब अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स में कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इफ ई इज यूनिफॉर्म, ई बिटवीन प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। प्लेट के बीच में अगर यूनिफॉर्म है तो 2 प्लेट होंगी हमारे पास, एक मान लो प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, V बराबर E इंटू डी। डायरेक्टली इससे निकाल लेंगे। अगर सेकंड प्लेट बी अर्थेड है तो अर्थेड का मतलब पोटेंशियल 0, तो इसको 0 रख देंगे, तो V माइनस 0 हो जाएगा सीधे सीधे पोटेंशियल, अगर ये अर्थेड है सेकंड प्लेट। ठीक है, और D क्या होगा, E हो जाएगी यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और D क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। D हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ मिलेगी आपको यूनिफॉर्म फील्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में 2 मेटालिक पैरेलल प्लेट्स होंगी, वहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट जो है फील्ड वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेटालिक शीट वाला केस आता है, एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगी। ठीक है, और अगर स्टेप नंबर 2 में ही अगर ई जो है वो क्या है, ई इज नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को करने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, ये बाद वाला पॉइंट B, अपर लिमिट ये पहला वाला पॉइंट A, E डॉट dr। ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन B टू A E डॉट dr, आप ये लगा रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल। अगर B सेकंड प्लेट अर्थेड है, सेकंड प्लेट इज B, तो ये 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 चला आएगा। नाउ कैपेसिटेंस स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, नाउ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ये जो आपने VA माइनस VB यहाँ निकाला है सेकंड स्टेप में, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। वेरी सिंपल। सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिटवीन द प्लेट, दूसरा काम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द प्लेट, और तीसरा काम C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला केस करते हैं हम यहाँ, सबसे पहला केस करते हैं
कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे हम, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर्स हो गए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आएगी, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकलेगा। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आएगी, वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस इससे निकलेगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट में यूनिफॉर्म फील्ड होगी। तो सबसे पहले हम देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, हमारे पास दो मेटालिक प्लेट होंगी। पहला केस मैं ले रहा हूं, केस 1, मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर। मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर। ठीक है, एक प्लेट ये है हमारी बच्चों, एक प्लेट ये है हमारी। ठीक है, ये प्लेट है, लाइन नहीं है, प्लेट है। प्लेट कैसे हैं, ये आपके ऐसी प्लेट्स हैं, ये ऐसी प्लेट्स हैं, ये प्लेट हैं। ठीक है, मैंने ये फ्रंट व्यू बनाया है, सिर्फ ये खींचा, ये दिखाया है आपको। ये पूरी ऐसी प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, ऐसे पूरी फ्लैट प्लेट्स हैं। ठीक है, मेटालिक प्लेट्स हैं, आमने सामने दो प्लेट हैं, एक ये और इसके सामने एक प्लेट और रखी हुई। इन प्लेट्स को हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू प्लॉट कर रहा हूँ। क्लियर, तो हमारे पास ये जो है, ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स में एक दूसरी वाली प्लेट को हमने अर्थिट किया। ठीक है, और इस प्लेट को चार्ज किया। जब मैं इसको चार्ज करूंगा तो चार्ज जो है वो कहाँ जाएगा, इनर सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज अंदर जाएगा। कितना चार्ज किया मैंने इसको, प्लस क्यू, तो इतना ही अपोजिट चार्ज इसके यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा। ठीक है, डी जो है यहाँ, डी जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और ए जो है यहाँ ये है प्लेट एरिया। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, और डी जो है यहाँ मेरे बच्चों वो क्या है, वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप याद करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक सिंगल लेयर, थिन सिंगल लेयर की वजह से, चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए, चार्ज डेंसिटी दिस चार्ज अपॉन एरिया। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड जो आएगी वो कहाँ आएगी, अवे आएगी फ्रॉम द प्लेट। कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। और माइनस चार्ज की वजह से कहाँ आएगी, टुवर्ड्स द प्लेट माइनस चार्ज ही आएगी। तो दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगा इधर को, वो भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज डेंसिटी सेम है, तो फील्ड बिटवीन द प्लेट कितनी होगी, पहला स्टेप है, फील्ड बिटवीन द प्लेट होगी ई नॉट। ई नॉट अगर मीडियम एयर है तो एयर में फील्ड को मैं ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई नॉट जो है वो क्या आएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। और सिग्मा को क्या लिख देंगे यहाँ, क्यू बाई ए। तो ई नॉट जो है, ई नॉट कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ गई आपकी फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दी हुई है, कैसी फील्ड है ये, यूनिफॉर्म फील्ड है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब जब यूनिफॉर्म फील्ड है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, सेकंड स्टेप बताया था ना मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये आपकी ए प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, V मान लो, और ये बी प्लेट है और इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है, 0, बिकॉज इट इज अर्थेड। ठीक है, ये अर्थेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, बिकॉज फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म, वेयर डी जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। तो ये ए का पोटेंशियल मैंने V ले लिया है, B का 0 है, ई नॉट को उठा के यहाँ रख दूँ ये। ठीक है, कितना आ गया, क्यू नॉट अपॉन
एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, तो V जो आ गया वो कितना आ गया, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया। थर्ड स्टेप में नाउ कैपेसिटेंस हमें निकालना है बच्चों। तो थर्ड स्टेप में देखो बहुत आराम से मैं करा रहा हूँ, पहला कैपेसिटेंस निकालना सीख लें, बहुत इजी करा रहा हूँ, बहुत आराम से। नाउ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V, तो V उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है, स्मॉल q लिया है मैंने चार्ज Q, तो यहाँ डालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, C नॉट से डिनोट कर रहा हूँ उस कैपेसिटेंस को जब मीडियम बिटवीन प्लेट एयर है, तो यहाँ से आपका C नॉट जो है वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। किसका कैपेसिटेंस आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी जितने करीब लेके आएंगे प्लेट्स को कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसका अगर हम सिंबल देखें, सिंबल तो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप सर्किट में सिंबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, वैसे ही इसका सिंबल ये है कि दो बराबर साइज के पैरेलल डंडे खींच देने हैं आपने, ये इसका सिंबल है कैपेसिटेंस का। ध्यान दें, अगर आपने एक डंडा छोटा कर दिया और एक डंडा बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, अगर आपने ऐसे कर दिया तब ये बैटरी हो गई, सेल हो गया, ठीक है, ये सेल का सिंबल है, तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ये दोनों साइजेस जो है क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। अगर ऐसे है सिंबल तो इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू का कैपेसिटेंस है। और अगर इसके ऊपर एरो लगा हुआ है ऐसे, अगर इसके ऊपर ऐसे एरो बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल कैसे होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कम या ज़्यादा की जा सकती है यहाँ पर, इस तरीके से इसका फैब्रिकेशन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है इसको कि डिस्टेंस को एडजस्टेबल डिस्टेंसेज हैं बिटवीन द प्लेट, कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल है। एरो से, जैसे आप रेजिस्टेंस के ऊपर एरो डालते हैं ना, तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, वैसे ही ये वेरिएबल कैपेसिटर है और ये फिक्स्ड कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस फिक्स है और यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है बच्चों, चलिए।